नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 का लेसन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बता दी थी और रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, उनमें से कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी देखा था। वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स, ये अभिक्रियाएं हमने वहां पर पढ़ी हैं विस्तार से, तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अब और जो रिएक्शन है आगे वाली उनको और रासायनिक समीकरणों को। तो यहां पर हम देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का निर्माण होता, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ध्यान रखना, रिएक्शन को एक एक करके पढ़ते जाना। यदि तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है तो इसकी नोट्स भी बना लेना, ठीक है ना। स्लो मोशन में चला के बना लेना, घबराना मत। एक एक रिएक्शन को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन देख लेना और इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज का विखंडन। विखंडन कैसे? जो हम खाना खाते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं तुम स्कूल गए और छुट्टी हो गई स्कूल की, पूरा पढ़ने के बाद 5-6 घंटे स्कूल में बिताया तुमने, तो तुम्हारी एनर्जी लॉस हो गई। अब तुम घर पे जाते हो तो बैग पटक देते हो और कहते हो मम्मी मेरी हालत तो खराब हो रही है, मुझे भूख लग रही है, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो तुम्हें कुछ खाने को देते हैं, खाने को देने के बाद में तुम खाते हो और उसके भी 10-15 मिनट बाद तुम्हारे अंदर वही एनर्जी वापस आती है। तो वो एनर्जी कहां से आती है? खाना खाते हो, वो ग्लूकोज के रूप में तुम्हारी कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है और जब तुम श्वसन क्रिया करते हो तो श्वसन क्रिया के बाद में ऑक्सीजन उससे क्रिया करके वो विखंडित हो जाता है और तुम्हें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। कैसे? जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया किया और एक तो CO2 बन गई प्लस जल बन गया H2O प्लस तुम्हें क्या मिल गई? ऊर्जा। तो यह उदाहरण है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। देखो, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता हो? अवशोषण। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको ट्रिकली याद रखना, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। कैसे? ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण करना। ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा देना, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा दे रही है हमें, और ऊष्मा शोषी का मतलब हो रही है वो अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण कर रही है। जैसे इसका एग्जांपल देखो,
AgCl गिव, सूर्य का प्रकाश देंगे हम इसको, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सी रिएक्शन हो गई? ऊष्मा शोषी रिएक्शन। इसके बाद में हम एक रिएक्शन और देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण क्रिया, इसकी सीधी सी डेफिनेशन याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ का, अविलेय किसका? अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो जैसे एग्जांपल देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2, इससे क्या बनेगा? देखो, BaSO4 प्लस NaCl, ये बन गया। यहां पर उत्पाद में जो ये BaSO4 है, ये BaSO4 ये क्या है? अविलेय पदार्थ है। ये श्वेत रंग का होता है, सफेद रंग का, और अविलेय पदार्थ होता है, सॉलिड रूप में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हैं हम। AgNO3 इसकी रिएक्शन करवा दो तुम NaCl से, तब क्या बनेगा? NaNO3 प्लस AgCl। यहां पर जो NaNO3 है ये भी क्या है? अविलेय पदार्थ है। ठीक है ना, ये भी श्वेत रंग का होता है। तो इस प्रकार से हम अवक्षेपण अभिक्रिया को देख सकते हैं। अब यहां पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि तुम्हारी बुक्स के अंदर बताई गई है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, इसमें दे रखा है समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा टॉपिक आ गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। ऐसी देखो, हमने रिएक्शनों के बारे में बात की थी, तो रिएक्शन में दो पक्ष होते हैं, एक तो अभिकारक वाला पक्ष और एक उत्पाद वाला। यहां पर भी देखो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। यहां पर ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो इन अभिकारक और उत्पाद के मध्य यदि आयनों की संख्या समान है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वो कैसे? देखो, ये तुम्हें आना ही चाहिए, हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, यदि तुम इसको सही ढंग से देख लोगे, एक बार में नहीं आई तो दूसरी बार में क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें
अभिकारक और उत्पाद के मध्य आयनों की संख्या समान हो। किसकी? आयनों की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो इसको समझो। जैसे मान लिया अपने पास Ca प्लस O2 इज इक्वल टू CaO है, ठीक है ना। यहां पर एक रिएक्शन है जिसे हम कंकाली रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर दो पक्ष हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसको जरूर देखना, ठीक है। ये अभिकारक वाला पक्ष है, Ca क्या है? अभिकारक। O2 क्या है? अभिकारक। और CaO क्या है? यहां पर उत्पाद। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया में बाद जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। क्लियर? अब इसको देखो, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं आयनों की संख्या दोनों तरफ समान है कि नहीं। सबसे पहले कैल्शियम के देखते हैं। कैल्शियम के आयन है 1, इधर है कि ऑक्सीजन के आयन 2, ठीक है। तो टोटल आयनों की संख्या हो गई 3। अब दूसरे पक्ष में भी देखते हैं। यहां कैल्शियम के आयन है 1 और ऑक्सीजन का आयन है 1, टोटल आयनों की संख्या हो गई 2। तो यहां इधर की तरफ जो अभिकारक पक्ष है या फिर जो हमारा बायां पक्ष है उधर आयनों की संख्या है 3, और जो उत्पाद वाला पक्ष है उधर आयनों की संख्या कितनी है? तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हमको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे? तो देखिए, एक एक स्टेप को ध्यान रखना। सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अभिक्रिया को सही ढंग से देखते हैं, ठीक है। ये हमारी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आयनों की संख्या को देख लिया और आयनों की संख्या को बराबर करने का प्रयास करते हैं। आयनों की संख्या को बराबर कैसे करेंगे? देखो, यहां पर कैल्शियम के आयन है 1 और इधर भी कैल्शियम आयन है 1। एक एक आयन को दोनों तरफ बराबर करेंगे, है ना, साथ साथ में। अब ऑक्सीजन को बराबर करो। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, और इधर भी कितना है? 1। तो पहले इसको 2 करो। तो 2 कैसे करोगे? ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। मुझे पता है इस तरह करते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसमें क्या होता है, देखो समझना, जो है उसको एज इट इज ही लिखे रहने दें। जब भी हम इसको संतुलित करेंगे तो हमारी तरफ से जो भी हम संख्या लगाएंगे वो पूरे ग्रुप के आगे लगाएंगे। अब ग्रुप क्या चीज है? जैसे ये CaO एक ग्रुप है, ऑक्सीजन एक ग्रुप है ना, कैल्शियम एक ग्रुप है। तो हमारे जैसे इसको 2 कर रखा है यहाँ पे, और इसको 2 करना है तो 2 हम यहां नहीं लगाएंगे, कहां लगाएंगे? पूरे ग्रुप के आगे। और तो पूरे ग्रुप के आगे जैसे ही हमने 2 लगाया, ये 2 लगाया, है ना। तो जैसे यहां 2 लगाया तो यहां 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन कैल्शियम भी कितने हो गए? 2। तो यहां पर पुनः देखो, कैल्शियम को भी कितना करना पड़ेगा? 2। तो ये कैल्शियम 2 कब होगा? जब हम यहां पर इसके आगे क्या लगा देंगे? 2। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन संतुलित हो गई। क्या देखना, इधर देखो 4 आयन हो गए, इधर भी 4 आयन। तो इस प्रकार से हम अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब देखो एक एक करके हम बहुत सारी अभिक्रियाएं लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, एक उदाहरण जो है इधर से ले लेते हैं, AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस Cl। एक रिएक्शन थी ना ये, जो कि ये इधर देखो एक आयन है, इधर भी एक आयन। कैल्शियम के इधर कितने हैं? जिधर 2 हो, ज्यादा हो, उधर देखो कैल्शियम के इधर कितने हैं? 2।
इधर कैल्शियम का कितना है 1, तो पहले कैल्शियम को दोनों तरफ 2 करो, तो यहां पर 2 करेंगे हम। मैंने कहा था जो भी संख्या लगाएंगे पूरे ग्रुप के आगे लगाएंगे, तो यहां पर 2 लगा, और जैसे ही यहां 2 लगाया तो ठीक है, यहां पर ये तो 2 हो गया, साथ के साथ में ये भी कितना हो गया 2। तो AG इधर 2 गया, तो AG को इधर भी 2 करो, तो AG को 2 करने के लिए पूरे ग्रुप के आगे 2 लगा। तो अब देखो क्या संतुलित है, इधर भी 4 आयन हो गए, इधर भी 4 आयन हो गए, AG 2 हो गए, AG 2 हो गए, Cl 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं अपन बताइए? इन अभिक्रियाओं को संतुलित जो कर रहे हैं अपन, कौन सी विधि से कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल। ध्यान रखना, कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल। चलो दूसरी देखते हैं। इसके बाद में और ले लो, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। ये रिएक्शन है अपनी, ये बात। ठीक है, इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर सोडियम कितना है 2, उधर सोडियम कितना है 1, तो इसको 2 कीजिए पहले, 2 हो गया। यहां पर सोडियम 2 हो गया और कैल्शियम भी कितना हो गया 2। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम को भी देख लो 2 हो गए। ठीक है, आगे देखो Ba कितना है 1, इधर कितना है 1, SO4 कितना है, पूरे एक यूनिट को लो, इसको पूरी को, SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल, या ऐसे ले लो S सिंगल S सिंगल, O4 O4। तो इस प्रकार से ये हमारी संतुलित कंप्लीट। ठीक है, कौन सी विधि से हम संतुलित कर रहे हैं इनको? हिट एंड ट्रायल। देखो इन सभी रिएक्शनों में द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम कर रहा है। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि दोनों पक्षों का द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ठीक है, तो देखो इधर जितने आयन हैं उतने ही इधर आयन होंगे। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये तो अपन संतुलित कर रहे हैं। संतुलित कौन सी विधि हो गई? हिट एंड ट्रायल विधि। चलो ठीक है, अब कुछ तुम्हारी जो पाठ्य पुस्तक है, बुक्स है, उसके प्रश्न है पीछे, उसमें 6वां क्वेश्चन है, उसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स NaCnO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इस प्रकार से तुम्हारे रिएक्शन है बुक के अंदर। देखो इसको संतुलित करो। सबसे बड़ा ग्रुप ये है उत्पाद के अंदर, तो इसी को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 पूरा, NO3 को देखो, पूरे NO3 यहाँ 2 है, यहाँ NO3 कितने हैं 1, तो इसके पूरे ग्रुप के आगे क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं। तो यहाँ 2 लगाने पर क्या परिवर्तन आया? हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2, और 2 हाइड्रोजन ये। अब ये 2 किस किस के लिए? यहाँ कैल्शियम के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये O और H के लिए है 2। इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। कैल्शियम तो नहीं है, कैल्शियम तो बाहर है इस ग्रुप से, है ना, इससे ब्रैकेट से। ठीक, ग्रुप तो एक है लेकिन ब्रैकेट से बाहर है, ये केवल ब्रैकेट के लिए है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए 2, तो हाइड्रोजन को 4 करो और ऑक्सीजन 2 ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4
प्लस H2O। अब देखो इसको, यहां पर देखो सोडियम कितने हैं 2, यहां पर सोडियम कितना है 1। तो पहले सबसे पहले सोडियम को क्लियर करो। सोडियम इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, तो ये दो साहब हमने 2 रखा, ठीक है, 2 क्लियर हो गया सोडियम। इसके बाद में SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल है। अब हाइड्रोजन देखो, 2 इधर और 2 इधर, हाइड्रोजन कितने 2 तो इधर हो गए और 2, 4 हाइड्रोजन हैं, उधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसके आगे ग्रुप के आगे 2 लगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हिट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक जो समीकरण है उनको संतुलित कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे 2 टॉपिक और रहे हैं, जिसमें एक तो है संक्षारण और एक है विकृतन। तो देखते हैं हम संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई धातु नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण। याद रखना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं धातु की। धातु जैसे लोहा है, चांदी, तांबा, ये क्या है? धातु है। ऐसे तुलना मत कर लेना, कहीं प्लास्टिक की तुलना करने लग जाओ, लकड़ी की तुलना करने लग जाओ, ऐसे नहीं, धातु होना आवश्यक है ना। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब कोई धातु नमी और वायु के संपर्क में आती है, नमी और वायु के संपर्क में आती है, में आती है, तो वह संक्षारित होने लग जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। तो संचालन की डेफिनेशन हो गई। ध्यान रखना, धातु की बात हो रही है जैसे, और ये चीज ध्यान रखना, नमी और वायु दोनों ही चीज जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे पास 3 गिलास हैं और तीनों में है पानी भरा हुआ है, 1, 2, ये 3। अब मैं एक कील लेता हूं और उसको धागे से बांध करके इसके अंदर पूरा डुबो देता हूं। ये लोहे की कील है, ठीक है। दूसरी कील ये रही, और तीसरी कील है इसका मैंने नाम दे दिया ABC, समझने के लिए, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में इतना आंसर देना कि कौन सी कील के अंदर जंग लगेगी? बीकर ए में, बीकर बी में, या बीकर सी में रखी हुई तीनों कीलों में से लोहे की कीलें हैं, इसमें किसमें से जंग लगेगी? इसका आंसर तुम मुझे बताना, ठीक है। अब इसका आंसर है आंसर सी। जब ए की बात करते हैं हम यहां पर, तो ए के लिए नमी तो पूरी मिल रही है लेकिन वायु नहीं मिल रही। मैंने यहां पर देखो डेफिनेशन में नमी और वायु दोनों ही चीज बताई है, तो इसमें नमी तो मिल रही है लेकिन वायु नहीं मिल रही, इसलिए इसमें जंग नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरी चीज, इसको देखो, बीकर बी को कील केवल वायु में लटकी हुई है, अदर हवा में, इसको नमी नहीं मिल रही, तो इसमें भी जंग नहीं लगेगी, इसका भी संक्षारण नहीं होगा। जबकि बीकर सी में देखो, जो ये कील है, ठीक है, लोहे की कील है,
तो आधी तो पानी में डूबी हुई है और आधी कहां पर है, बाहर है। तो इसमें नमी भी मिल रही है और वायु भी मिल रही है, तो इसमें जंग लग जाएगी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस डेफिनेशन को याद कर लेना। जब कोई धातु नमी और वायु के संपर्क में आती है, ध्यान रखना, नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संचारण कहा जाता है। और कुछ उदाहरण है इसके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लोहे पर जंग लगना, एग्जाम्पल है इसका, लोहे पर जंग लगना, एक उदाहरण। ठीक है, अधिकांशतः तुम देखते होंगे लोहे पर जंग किन दिनों में लगती है, बरसात, क्योंकि बरसात में आराम से नमी भी मिल जाती है और वायु तो है। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना। दूसरा है चांदी पर काली परत का चढ़ना। ठीक है, चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। ये उदाहरण भी ध्यान रखना। ठीक है, तो संचारण क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर इसको बचाएं कैसे, कोई भी धातु है उसको संचारण से कैसे बचाएं। ठीक है, तो वैसे तो इसका देखो नमी और वायु से दूर रखो। ठीक है, या फिर लोहे की जो वस्तुएं हैं उन पर, जैसे तुम्हारा कूलर है ना, कूलर में बहुत जल्दी जंग लग जाती होगी, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट कर दो, ऑयल पेंट वगैरह आते हैं, वो करो, तो उसको क्या है, थोड़े लंबे समय तक उसको चलाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, वह है विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं? देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, विकृत और गंधता। विकृत का मतलब होता है परिवर्तित होना, और गंधता का मतलब गंध। गंध में जो परिवर्तन आता है उसमें क्या कहते हैं, विकृत गंधता। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें, और कौन सी वस्तु के गंध में, जैसे खाने योग्य वस्तु कौन सी होती है, तेलीय बसाया वाली जो चीजें होती हैं उनमें, है ना। तो तेलयुक्त और बसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक जब हम वायु के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं तो वह संचारित होने वह क्या हो जाती है, वायु से उपचयित होने लग जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन आ जाती है, उसको उपचयन हो जाता है उसमें, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, गंध में और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विकृत गंधता कहा जाता है। तो देखो डेफिनेशन देखो, जब तेल युक्त और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं तो उनमें क्या होने लग जाता है, उपचयन होने लगता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है।
इसे ही विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तेलयुक्त और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं तो उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता। अब कैसे समझोगे इसको? ऐसे समझो, जैसे मानो तुम्हारे घर में कोई अचार का डब्बा लेके आया, बिल्कुल पैकिंग वाला आता है ना, बिल्कुल ऊपर पैक हुआ हुआ। ठीक है, उसमें क्या होता है, तेल बहुत कम होता है, बहुत कम ऑयल होता है। और जो जैसे माना कैरी का अचार है तो कैरी की जो फाक होती है, आम का जो अचार में आम की जो कलियां होती है वो ऊपर दिखती रहती है। लेकिन जैसे ही तुम उसकी पैकिंग को खोलोगे तो उसमें गंध को बहुत अच्छा महसूस करोगे, स्वाद भी बहुत चखोगे तो स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे मानो तुमने पैकिंग तो खोल दी ना, तुमने उसमें ऑयल डाला और जैसा है वैसे ही उसको डब्बा कस के और रख दिया। 10-15 दिन बाद जब तुम उन्हें उस अचार को खाने के लिए खोलोगे तो कुछ अजीब सा महसूस करोगे। वो अजीब सा क्या है, जैसे उसको खोलोगे तो उसमें उलन सी या फफूंदी जिसे बोलते हो वो छा जाएगी, सफेद सफेद सी, और उसके जो गंध है ना वो भी परिवर्तित हो जाएगी। गंध का मतलब जो उसकी जो खुशबू थी पहले वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, ये क्यों हुआ? वायु के संपर्क में आ गया, वो पहले पैकिंग हो रखा था, पैकिंग खोलते हुए वायु के संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आया तो उसमें उपचयन हो गया, जिसके कारण उसके स्वाद में और गंध में दोनों में परिवर्तन आ गया। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया? विकृत गंधता। ठीक है, अब बात आती है कि सर तुम सोचते हो कि सर ये जो दुकानों पे रखे रहते हैं अचारों के डब्बे इतने इतने महीने पुराने होते हैं, वहां तो कुछ नहीं होता। वहां क्यों होगा? क्योंकि वहां पर उन्होंने पैकिंग कर रखा है, पैकिंग खोली नहीं है वहां पर। ठीक है, और पैकिंग करने से पहले जो कंपनियां होती हैं उसको नाइट्रोजन से प्रभावित कर देती हैं, उसमें नाइट्रोजन भर देती हैं, ऑक्सीजन का प्रभाव है उसमें वो हटा देती हैं और पैकिंग कर देती हैं, जिसके कारण कोई भी जीवाणु वगैरह जो होते हैं उसके संपर्क में नहीं आते। उसमें क्या नहीं होगा, उसके गंध में और परिवर्तन नहीं होगा, उसका स्वाद है ये चीज बना रहेगा। दूसरी चीज, जो तुम्हारे जो आलू के चिप्स वगैरह तुम पैकिंग वाले खाते हो, कुरकुरे वगैरह खाते हो, खाने वाली चीजें है ना, इसमें भी गले मतलब बहुत लंबे समय तक अगर इसको रखते हैं तो इसमें भी कोई स्वाद में और गंध में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें एक गैस भरी जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन गैस। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आएगा, चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तुम्हारे सामने तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसका पहला पार्ट जरूर देख लेना ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल मैंने बताई दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसको तुम संतुलित करके कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना। ठीक है, ये मैंने कर दिए, इसमें से जो बचेंगे उसको संतुलित कर लेना, और जो तुम्हारे बुक्स में हैं उनको भी संतुलित करके मेरे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिख के भेज देना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा। और यदि अभी तक तुमने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जैसे ही मैं यहाँ से डाउनलोड करूँ आप तक वो वीडियो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।